हेलो, हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज ट्रेन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का बहुत ही मजेदार कुछ सवालों को लेकर के आया हूं मैं आज आपके सामने। और स्पेशली मैं आज के सीरीज में एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि आज के सीरीज में जितने भी सवाल मैंने लिए हैं ये मेरे किसी स्टूडेंट द्वारा मुझे ईमेल किया गया है कि सर हमें इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। मतलब इस पार्ट को मुझे एक एड ऑन करना पड़ा आपके ही द्वारा भेजे गए सवालों के सॉल्यूशन को देने के लिए। ठीक है, आप जरूर से इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही उम्दा कलेक्शन है आज के वीडियो सीरीज में सवालों का, बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करें? तैयार हैं आप लोग? चलिए, आज के क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है डॉग चेसेस ए रैबिट, द रैबिट इज 125 leaps ahead of itself from the dog. The rabbit takes 4 leaps for every 3 leaps of the dog. The distance covered by the rabbit and the dog in one leap is 1.75 meter and 2.75 meter respectively. In how many leaps the dog will catch the rabbit? मैं एक काम करता हूं, पहले डेटा लिखता हूं फिर ट्रांसलेट भी कर दूंगा। ठीक है, सवाल कह रहा है देखो, एक डॉग है कुछ इस जगह पे सपोज करिए, और ये एक रैबिट को चेस कर रहा है। द रैबिट इज 125 लीप्स अहेड ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम द डॉग। ये जो रैबिट है डॉग से 125 लीप्स, अपना खुद का जंप कह सकते हैं आप लीप्स को, अपना ही 125 लीप्स आगे है। फिर क्या रिलेशन दिया है, द रैबिट टेक 4 लीप फॉर एवरी 3 लीप्स ऑफ द डॉग। क्या मतलब होता है इसका कि इन सर्टेन टाइम, किसी एक टाइम में आप ये समझ सकते हैं रैबिट का 4 लीप ऑफ रैबिट 3 लीप्स ऑफ द डॉग लिया जा पा रहा है। क्या मतलब है इसका कि किसी एक सर्टेन टाइम में, अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, अगर रैबिट 4 लीप 4 जंप चलता है 1 सेकेंड में, अगर सर्टेन टाइम में को सेकेंड मान ले, तो डॉग उसी सर्टेन टाइम में मतलब एक ही सेकेंड में 3 जंप चल पाता है। क्लियर हो रहा है बात? फिर से दोहरा रहा हूं मैं कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, यानी कि अगर हम उसे 1 सेकेंड मान लें, तो उस 1 सेकेंड में रैबिट 4 जंप चलता है तो डॉग 3 जंप ही चल पाता है। पहला बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि एक लीप में, लिखता हूं मैं इस बात को, इन कह रहा है कि एक जंप में अगर रैबिट 1.75 मीटर चलता है तो डॉग 2.75 मीटर चलता है। यह बात भी क्लियर हो रहा होगा। आइए समझें कि यहां से क्या क्या चीज हमें संभाल के चलना होगा। पहला बात तो ये कि क्यों ना हम इस डिस्टेंस को यूनिट में मान लें। सॉरी, उससे भी पहले ये जो डिस्टेंस है रैबिट के लिप में दिया हुआ है, हमें इसे कोशिश करना है कि हम इसे मीटर में ट्रांसलेट कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि डॉग कितना जंप में, खुद का कितना लीप में रैबिट को पकड़ लेगा। सवाल समझ में आ रहा है? अब समझो बात को कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को कि एक जंप में कौन कितना दूरी चलता है, इसको हम रेशियो में ले लें, यानी कि यूनिट में ले लें, तो आप बोलो ये पॉइंट पॉइंट डिमिनिश हो जाएगा। 25 7 मीटर इज टू 25 11 मीटर, यानी कि एक जंप में चलने का डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 7:11 है। 7 मीटर अगर एक जंप में चलता है रैबिट, तो 11 मीटर एक जंप में चल पाता है कौन? डॉग। क्लियर हो रहा है बात? अब यानी कि अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करने का बात कर रहा था, तो 125 लीप ऑफ रैबिट, रैबिट का 125 लीप, ये रैबिट का है और ये डॉग का है, तो कितना मीटर में हो जाएगा? रैबिट का एक लीप है 7 मीटर का, तो 125 लीप हो जाएगा मेरे भाई। 125 इंटू 7 मीटर। नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, हम रखे रहते हैं। ठीक है, फायदा करेगा, देखो कैसे। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को, इन दोनों को इकट्ठे यूज करके
क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या, ये समझना है हमें। हाँ निकाल सकते हैं, कैसे देखो। आप देख रहे हो कि एक लीप में रैबिट चलता है 7 मीटर एक लीप में, और अगर मैं देखूं कि एक सेकंड में क्या कहा गया है, इस सर्टेन टाइम को हम सेकंड मान लेते हैं। एक सेकंड में रैबिट 4 लीप लेता है। एक सेकंड में रैबिट 4 लीप लेता है, यानी कि एक सेकंड में रैबिट का 4 लीप, यानी कि 7 × 4 दैट इज 28 मीटर। कितना सेकंड में? एक सेकंड में। और वही एक सेकंड में डॉग लेता है 3 लीप, यानी कि 11 × 3 दैट इज 33 मीटर। तो क्या समझ सकते हैं आप कि एक सेकंड में रैबिट चल पाता है 28 मीटर, यानी कि रैबिट का जो स्पीड है भाई वो कहीं 28 मीटर पर सेकंड है। और डॉग का जो स्पीड है वो आप देखो एक सेकंड में 33 मीटर चलता है, यानी कि 33 मीटर पर सेकंड। आइए, मैं अगर चाहूं तो इसको और एक तरीके से भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। तरीका अलग नहीं है, वही बात है। आप देख रहे हो कि एक सेकंड में सर्टेन टाइम में 4 लीप लेता है रैबिट। 4 लीप, एक लीप, 2 लीप, 3 लीप, 4 लीप ले लिया। हर लीप 7 मीटर का, 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, यानी कि टोटल 28 मीटर चला। कितने देर में? एक सेकंड में, यानी कि 28 मीटर पर सेकंड। वही डॉग 3 लीप लेता है, तो मान लो यही तक लिया, और डॉग का हर लीप 11 मीटर का भाई, हर लीप 11 मीटर का, यानी कि टोटल उसने 33 मीटर चला। कितना? एक सेकंड में, यानी कि 33 मीटर पर सेकंड। तो उसी बात को मैंने कभी इधर से समझाया, कभी उधर से समझाया। आई होप आप समझ चुके होंगे। स्पीड का रेशियो आ गया। अब मैं इस चीज को डिलीट करता हूं, आपको एक बात और समझाना है, क्वेश्चन स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब वही बहुत पुराना सा मैटर मैं आपके सामने रखूंगा कि ये जो डॉग है ये चेस कर रहा है रैबिट को। तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं इस जगह पे डॉग ने रैबिट को कैच कर लिया। तो रैबिट को यहां से यहां तक चलने में और डॉग को यहां से यहां तक चलने में जो समय लगा होगा वो समय सेम होगा, यानी कि टाइम इज फिक्स। तो अगर टाइम फिक्स होगा तो बचा स्पीड और डिस्टेंस, जिसका रेशियो डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। तो रैबिट और डॉग का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ डॉग और स्पीड ऑफ रैबिट किस रेशियो में? डॉग का स्पीड 33 मीटर पर सेकेंड इज टू रैबिट का स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैबिट का रेशियो होगा। क्या होगा? 33 इज टू 28। यानी कि डॉग ने 33 यूनिट चला, डॉग यहां से यहां तक चला, ये पूरा डिस्टेंस 33 यूनिट पता चला। और रैबिट चला है 28 यूनिट, यानी कि यहां से यहां तक जो रैबिट चला वो 28 यूनिट। यानी कि डॉग रैबिट को पकड़ने के लिए रैबिट की तुलना में कितना यूनिट ज्यादा चला है? तो आप बोलोगे 5 यूनिट। बात क्लियर हो रहा है? और यही 5 यूनिट देखो, ये वाला डिस्टेंस, डॉग चला है इतना, रैबिट चला है सिर्फ इतना, यानी कि डॉग इतना डिस्टेंस ज्यादा चला है, जो कि 125 × 7 है, मगर मीटर में। तो अब इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, स्पेस नहीं है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? देखो, आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि 5 यूनिट 125 × 7 मीटर के बराबर है। डॉग को पकड़ने के लिए 33 यूनिट चलना पड़ा है, बोलो हाँ या ना? तो 5 यूनिट अगर इतना, तो 33 यूनिट, यानी कि 125 × 7/5 × 33 दैट मच मीटर। 5 इसको काटेगा 25 में, 25 × 7 175 × 33। इतना मीटर चलने के बाद डॉग ने रैबिट को कैच कर लिया, मीटर में आया। मगर आपसे सवाल में क्या पूछा है? लीप में। तो आप देखो, एक लीप में डॉग कितना मीटर चलता है? 11 मीटर। तो उसी को यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट कर दो भाई, कि 11 मीटर चलता है तो डॉग को लगता है एक लीप। दैट मीन्स 175 × 33 मीटर
डॉग के कितने लीप के बराबर होगा? तो आप कहोगे 1/11 175 इंटू 33 लीप। क्या होता है, कैलकुलेट करते हैं इसे। 11 इसको काटेगा 3 में, 3 इंटू 100 300, और 3 इंटू 75 100 225, यानी कि 525 लीप ऑफ डॉग चलना पड़ेगा, तब जाके वो रैबिट को कैच कर पाएगा। आई होप आप बात को समझ रहे, यही आंसर है। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े आगे। ऐसे ही मजेदार सवालों के साथ आज मैं आया हूं। सारे सवाल बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सिलेक्टिव सवाल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास का सेकेंड सवाल देखो, मैं रीड कर रहा हूं। सिटी ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट। मोहित स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एट 8:24 am and an hour later Rohit start from city A. After 1 hour he reaches city C, which Mohit had passed 40 minutes ago. City C is anywhere between A and B. If they reach city B at the same time, find the speed of Rohit. आइए डेटा रख रहा हूं और साथ ही साथ मैं इसको ट्रांसलेट भी करते चलूंगा। आज के क्लास का सेकेंड सवाल कह रहा है सिटी ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट। ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। दोनों सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है भाई, वो 300 किलोमीटर का है। मोहित स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए एट 8:24 am। मोहित सिटी ए से 8:24 am में स्टार्ट करता है। एन आवर लेटर रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए। इसके 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 hour, यानी कि कितना बजे होगा भाई? 9:24 am में। कौन स्टार्ट करता है? रोहित। आफ्टर 1 hour ही रीचेस सिटी सी। अब रोहित और 1 घंटे चलने के बाद सिटी सी पहुंचता है, जो कहीं बोला गया है बाद में, देखो क्वेश्चन में, कि ए और बी के बीच में है। तो सपोज कर लेते हैं सिटी सी यहां पे है, यानी कि इस जगह पे 9:24 के 1 घंटे बाद, यानी कि 10:24 में पहुंचता है कौन? रोहित। विच मोहित हैड पास्ट 40 मिनट अगो। अब बोल रहे कि इसी जगह को मोहित ने पास किया है इस समय से 40 मिनट पहले। तो 10:24 से 40 मिनट पहले, यानी कि 9:44 am में। बोलो हाँ या ना। फिर वही बात जो मैंने बोला था आपको कि सिटी सी इज एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी। इस बात को समझ रहे हैं ना कि इस समय से 40 मिनट अगो पहुंचा है मोहित। रोहित 10:24 में पहुंचता है अगर 9:24 से 1 घंटे बाद, तो ठीक उसी जगह को, ये सिटी सी है सपोज करिए, उस जगह को मोहित ने भी क्रॉस कर लिया है। दोनों इस तरफ चल रहे हैं, मोहित भी और रोहित भी, दोनों इस जगह को क्रॉस किया है। रोहित क्रॉस किया है 10:24 में, और उसको 40 मिनट पहले ही मोहित क्रॉस कर गया है अगर, तो मोहित जरूर क्रॉस किया होगा उस जगह को 9:44 am में। क्लियर हो रहा है बात? फिर कहता है इफ दे रीच सिटी बी एट द सेम टाइम। ये दोनों सिटी बी पहुंचता है सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ रोहित। आपको रोहित का स्पीड पूछा गया है। क्लियर है बात? तो आओ देखें इसको सॉल्व कैसे किया जाए। बड़ा मामूली सा चीज है, अगर आप एक बात समझते हैं क्या, कि अगर मैं ए टू सी ही लेके चलूं, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी, इस बात को समझिए आप। ए से सी तक का ही मैं अगर बात करूं, तो ए से सी पहुंचने में मोहित ने जो टाइम लिया वो कितना है? तो आप बोलोगे 8:24 से चला था और 9:44 में पहुंचा, यानी कि 1 hour 20 minute। मोहित ने जो टाइम लिया वो लिया 1 hour and 20 minute। फिर मैं अगर बात करूं कि रोहित कितना टाइम लिया था भाई, तो आप देखो रोहित सिटी ए से छूट रहा है 9:24 में,
और पहुंच रहा है 10:24 में, यानी कि रोहित तो टाइम लिया है सिर्फ 1 आवर। क्लियर हो रहा है बात? एक बात और क्या कि सिटी ए से सिटी सी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो फिक्स है। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो बचा क्या? स्पीड और टाइम। तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है भाई? इनवर्स। ये बात तो आप समझते हैं ना, काफी बार हमने बात किया है कि अगर डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो जो दो और क्वांटिटी बचता है, स्पीड और टाइम, उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा। तो आइए देखें कि टाइम का रेशियो क्या है अमोंग मोहित एंड रोहित। रोहित ने लिया है 1 घंटा, दैट मीन्स अगर मैं इसे मिनट में लिखूं तो 60 मिनट, और मोहित ने लिया है 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट। तो टाइम का क्या रेशियो है भाई मोहित और रोहित के बीच? तो आप कहेंगे 20:3 20:4 यानी कि 4:3। और अभी अभी आपने देखा कि टाइम का और स्पीड का रेशियो इनवर्स होगा अगर, तो टाइम अगर 4 से 3 है तो स्पीड हो जाएगा 3 से 4। बोलो हाँ यार। क्लियर है बात? और इस तरह से हम समझ सकते हैं जो डिस्टेंस वो तय कर रहे हैं वो मोहित के हिसाब से भी देखा जाए तो 4 यूनिट टाइम और 3 यूनिट स्पीड, यानी कि 4 into 3 टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस इज 12 यूनिट। बोलो हाँ या ना? और रोहित की तरफ से भी अगर देखा जाए तो 3 यूनिट टाइम और 4 यूनिट स्पीड, यानी कि 4 तिया 12 यूनिट। यानी कि इन एनी वे आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो यूनिट में 12 यूनिट है। तो आइए अब मैं इस जगह पे कर रहा हूं, स्पेस का थोड़ा कंजेशन है, आप एडजस्ट कर लेना प्लीज। ये जो 12 यूनिट है ये टोटल डिस्टेंस को बता रहा है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस मींस ए टू बी। और ये 12 यूनिट यानी कि 300 किलोमीटर है। क्लियर? तो एक यूनिट कितना है भाई? अगर 12 यूनिट 300 तो एक यूनिट 300/12। 3 4 12, 4 इसको काटेगा यानी कि 25। तो एक यूनिट का मतलब 25। अगर मैं इस एक यूनिट के वैल्यू को जो चाहिए उसमें डाल दूं, हमें क्या चाहिए? रोहित का स्पीड, यानी कि स्पीड वाले सिस्टम में अगर मैं डाल दूं तो आप देखो मोहित का स्पीड 3 यूनिट और रोहित का स्पीड 4 यूनिट। मुझे रोहित का स्पीड चाहिए, मगर मैं चलो दोनों निकाल दूं। अगर मोहित का 3 यूनिट यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और 4 यूनिट है रोहित का, यानी कि 4 into 25, दैट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है रोहित का। आपसे पूछा है रोहित का स्पीड, तो आपको बताना है कि 100 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। क्लियर हो रहा है बात? तो आते हैं फटाफट से नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, चलिए आज के क्लास का थर्ड सवाल देखो क्या बोल रहा है। ए मैन यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम होम एट ए सर्टेन टाइम to pick up his wife from her office at 5 p.m. On a particular day, his wife left the office at 3 p.m. and headed towards home at 10 km/h and meets her husband on the way. They now return to home 40 minutes earlier. Find the speed of the husband. सेम वही काम करता हूं मैं, पहले डेटा रख रहा हूं और 1 by 1 डेटा रखते हुए आपको ट्रांसलेट करते हुए समझाऊंगा भी। ठीक है, कह रहा है मैन, आज की क्लास का तीसरा सवाल, यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम होम एट ए सर्टेन टाइम। ये होम है भाई, ये उनके वाइफ का ऑफिस है। किसी सर्टेन टाइम में हस्बैंड बेचारा वाइफ को पिक करने के लिए घर से निकलता है, और वाइफ यूजुअली कितना बजे ऑफिस से निकलती है? तो 5 p.m। ये यूजुअल टाइम है। बट किसी पर्टिकुलर दिन में उसकी वाइफ 3 p.m में ही निकल जाती है ऑफिस से, और निकल करके घर के तरफ चलना शुरू करती है। किस स्पीड में भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और चलते हुए रास्ते में अपने हस्बैंड से मिलती है। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और मिल करके फिर घर की ओर चलना शुरू करते हैं दोनों, और घर 40 मिनट अर्ली पहुंच जाते हैं। क्लियर हो रहा है? क्योंकि 2 घंटा पहले ही निकल चुकी है वाइफ, रास्ते में ही चला मिलके।
और हस्बैंड को जो ये डिस्टेंस जाना पड़ रहा था फिर वापस आना पड़ रहा था, ये मेहनत हस्बैंड का बच गया। इसीलिए उन दोनों ने आज घर 40 मिनट पहले ही पहुंच लिया। आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड का स्पीड क्या है? क्लियर हो रहा है बात? आओ देखें कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। जो जो सबसे पहला बात मेरे नजर में आ रहा है वो क्या है कि 5 पीएम में यूजुअली निकलता है, आज वो 3 पीएम में निकल गया और 40 मिनट बचा लिया। अगर इस जगह पे कितना बजे मिला होगा हस्बैंड और वाइफ? 40 मिनट बचा लिया, यानी कि हस्बैंड को मैंने जैसा कहा था कि ये जाना और आना नहीं पड़ रहा है, यानी कि हस्बैंड को जाने और आने का ही तो समय बचा होगा, बाकी सारा समय तो लगा। हस्बैंड यहां से यहां तक गया और वाइफ तो यहां से यहां भी चली है और यहां से यहां भी चली है। क्लियर हो रहा है बात? और हस्बैंड वापस तो ऐसे भी यूजुअली आता है। तो समय कौन सा बचा है? सिर्फ कि हस्बैंड को यहां जाना पड़ता था और यहां से वापस आना पड़ता था, यानी कि ये जो टाइम है वो बचा लिया। तो अगर मैं ये सोचूं कि यही जाने में और आने में ही जरूर 40 मिनट लगता होगा जो बचाया है, यानी कि हस्बैंड जाने में या आने में 20 मिनट लेता है, जाने में 20 मिनट, आने में 20 मिनट, बच गया 40 मिनट। इसलिए यानी कि इस जगह पे वो लोग मिला होगा 5 पीएम से 20 मिनट पहले, यानी कि 4:40 में। बोलो हाँ या ना? यही समझने वाला पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आपका बेड़ा पार हो गया। अब मैं इस मीटिंग प्लेस से ऑफिस तक का ही मेजरमेंट लूं तो आप बताओ टाइम टेकन बाय हस्बैंड कहां से? मीटिंग पॉइंट से ऑफिस। तो आपने देखा कि हस्बैंड को कितना टाइम लगता है भाई? 20 मिनट। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए इस बात को। और वाइफ को कितना लगा? तो आप ये देख सकते हो, वाइफ 3 बजे निकली थी ऑफिस से और 4:40 में मिली, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट लगा होगा वाइफ को ऑफिस से मीटिंग प्लेस पहुंचने में। अब मीटिंग प्लेस से ऑफिस का जो डिस्टेंस है भाई वो तो फिक्स है, यानी कि टाइम का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा स्पीड का। तो टाइम का क्या रेशियो है मेरे भाई? 1:5। हस्बैंड अगर 1 यूनिट तो वाइफ 5 यूनिट, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो होगा 5:1। बोलो हाँ या ना? हस्बैंड और वाइफ का जो स्पीड का रेशियो होगा वो 5:1 होगा। और ये 1 दे रखा है, देखो वाइफ का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा है हस्बैंड का क्या होगा, तो वाइफ का 1 यूनिट अगर 10 तो 5 यूनिट, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात? मजा आ रहा है? बढ़े आगे, एक और सवाल। ठीक है, चलिए आज की क्लास का 4th सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इज 650 किलोमीटर। क्यों ना हम मेहनत दोबारा करने से बचें और साथ ही साथ लिखते चले। एक सिटी है एक्स, एक सिटी है वाई, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है भैया 650 किलोमीटर। If two trains starts together at the same time from both the station towards each other, मान लो यहां से ट्रेन ए छूटता है, यहां से ट्रेन बी छूटता है, टूवर्ड्स ईच अदर बोला है ना, एट द सेम टाइम दे मीट आफ्टर 10 आवर, यानी कि मान के चलते हैं कि एक केस ऐसा दे रखा है कि अगर वो दोनों एट द सेम, तो वो लोग 10 घंटे बाद मिलेगा। मिलने का जो टाइम है वो 10 आवर है, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि इस हिसाब से तो भाई जो रिलेटिव स्पीड होगा वो 650/10, यानी कि 65 किलोमीटर पर आवर का होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब क्या बोला है? बट इफ वन ट्रेन स्टार्टेड 4 hour 20 minute आफ्टर द अदर, यानी कि एक केस और ले लेते हैं भाई जहां पे दोनों ट्रेन, जैसे इस केस में क्या था कि साथ में चलना शुरू करता है, इस केस में बोल रहा है एक ट्रेन फिलहाल नहीं चल रहा है, वो दूसरे ट्रेन के चलने के
4 घंटे 20 मिनट बाद से चलना शुरू करेगा, तो हम मान लेते हैं इस ट्रेन को हम स्टॉप कर देते हैं। तब वो दोनों 8 घंटे बाद मिलता है, यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें कि 65 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड है सेम टाइम में शुरू हो अगर, और 8 घंटा लेता है जब सेम टाइम में शुरू नहीं होता है, यानी कि जो साथ में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस कितना होगा भाई? तो आप बोलोगे 65 इंटू 8, यानी कि 520 किलोमीटर। हो सकता है यहां ये बात आपको समझ में ना आए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगला ही घड़ी। रिलेटिव स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, 8 घंटे बाद मिल रहा है। कब? जब दोनों मिल करके 520 किलोमीटर चला है। तो सपोज कर लो इस ट्रेन को हम चलने दे दिए, कुछ समय बाद, यानी कि यहां से यहां तक जो चल लिया, लीड लिया है उसने 4 आवर 20 मिनट का। अब 4 घंटे 20 मिनट बाद ऐसा समय आएगा जब बी यहां से चलना शुरू होगा और ए भी अब स्टॉप नहीं है, ए भी अब चलना शुरू किया। तो ये जो डिस्टेंस होगा, इसी को मैं कह रहा हूं कि इस डिस्टेंस में कुछ हिस्सा ट्रेन ए चला होगा, कुछ हिस्सा ट्रेन बी चला होगा। इसी को मैं कह रहा था कि साथ में चला है, यानी कि वो स्टेटस जब दोनों ट्रेन चलना शुरू कर चुका है, उसके बाद से दोनों ट्रेन मिल करके आपस में 520 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है भाई, ये 520 किलोमीटर है। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, वो रिमेनिंग डिस्टेंस 650 माइनस 520, दैट इज 130 किलोमीटर। बोलो अब आ रही है बात समझ में? 4 घंटा 20 मिनट इसको मैंने चलने के लिए दे दिया। अब दोनों ट्रेन चलना शुरू हो चुका है, तो दोनों ट्रेन अगर साथ में चल रहा है तो 8 घंटे में कितना डिस्टेंस चला होगा, यही मैं निकालना चाह रहा था। यहां पे 65 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड रहा ही होगा यहां से यहां तक के बीच। क्लियर हो रहा है बात? 8 घंटे चला है, यानी कि 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटा चला होगा, तो 520 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय कर पा रहा होगा। आया बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट कर लो, समझ में आ जाएगा। तो 520 किलोमीटर ये डिस्टेंस है अगर, तो ये डिस्टेंस जब मैंने इसको स्टॉप रखा था, इसको चलने दिया, तो वो 130 किलोमीटर है जो 4 घंटा 20 मिनट में चला है। तो एक का तो स्पीड निकल सकता है यहां से, देखो किसका? स्पीड ऑफ ट्रेन बी। क्यों? क्योंकि इसने 130 किलोमीटर चला है 4 घंटा 20 मिनट। भाई 4 घंटा 20 मिनट मतलब 4 20 1 20 3, यानी कि 4 × 3 = 12 1 3 आवर। तो 130 किलोमीटर चला है 13/3 आवर में। तो 13 इसको काटेगा 10 में, 10 इंटू 3, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बी अगर 30 किलोमीटर पर आवर है माही, तो स्पीड ऑफ ए भी निकल सकता है। क्यों? दोनों का रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाला था हमने 65 किलोमीटर पर आवर, जो कि बी का स्पीड और ए का स्पीड को जोड़ करके ये आया होगा। आया बात समझ में? जहां सिर्फ बी का स्पीड पता चला 30, तो ए का स्पीड 65 माइनस 30, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। बी का स्पीड और ए का स्पीड दोनों का निकल चुका है। आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर कौन है? 35 और 30 में 30 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया बात? बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 में फटाफट से। चलिए आज के क्लास का नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, फ्रॉम टू प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट। इसके बारे में भी मैं वही करता हूं कि साथ ही साथ क्वेश्चन का डेटा को लिखते चला जाता हूं। फ्रॉम टू प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट, मान लो ये एक जगह है और ये एक जगह है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है भाई, वो 60 किलोमीटर है। ए एंड बी स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। ए यहां से चलना शुरू कर रहा है, बी यहां से चलना शुरू कर रहा है, टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम, एंड मेट ईच अदर आफ्टर 6 आवर। यानी कि यहां फिर मैं वही बात कर सकता हूं कि केस 1 अगर सेम टाइम में चला है तो 6 घंटे बाद मिलता है भाई, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा भाई? 10
किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ए का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये 10 है। अगर और मैं क्लियरली बताना चाहूं तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो 10 है वो x प्लस वाई है। हाँ या ना? रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का स्पीड ऐड होता है। फिर कह रहा है इफ ए ट्रेवल एट 2/3 ऑफ इट्स स्पीड, ए अपना स्पीड को 2/3 कर दे एंड बी ट्रेवल विथ डबल इट्स स्पीड, और बी अपना स्पीड को डबल कर दे, देन दे मीट आफ्टर 5 आवर। यानी कि ये एक स्पीड अगर दोनों को जोड़ दें, अब की बार वाला जो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा, यही डिस्टेंस को बोल रहा है 5 घंटे में मिलेगा। यानी कि अब जो रिलेटिव स्पीड होगा वो 12 किलोमीटर पर आवर होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर वन, यानी कि ये भी एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला मैटर हो गया। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था कि केस 2 है। क्या है साइमल्टेनियस लीनियर 2 इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2/3 ऑफ x प्लस 2/y, सॉरी 2y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आओ सॉल्व करें। अगर मैं क्या करता हूं, दो गुना कर देता हूं, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 में मैंने दो गुना कर दिया और ये है 2/3 ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, ये खत्म हो गया, बोलो 2 माइनस 2/3 ऑफ x, 2 माइनस 2/3 ऑफ x इक्वल टू 20 माइनस 12 दैट इज 8। यहां सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी कि 4/3 ऑफ x इक्वल टू 8। यानी कि x इज योर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। x अगर 6 है तो नो डाउट y बड़े आराम से निकल जाएगा। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x खुद 6 है, तो y कितना होगा भाई? 4। तो x और y दोनों का वैल्यू आ गया। यानी कि a का जो स्पीड है x यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर a का स्पीड है, और b का स्पीड है y यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर है b का स्पीड। आपसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर वन। दोनों में फास्टर तो यही है, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द फास्टर वन। क्लियर हो रहा है बात? आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर देखो क्या कह रहा है। स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन। यानी कि कोई स्टीम इंजन है जो बिना वैगन के, बिना डब्बे के मान सकते हो, 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकता है। The decrease in speed of engine is directly proportional to the square root of the number of wagon attached। स्पीड जो इंजन का डिक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका? जितना वैगन अटैच्ड है उसके स्क्वायर रूट का। इफ 4 वैगन आर अटैच्ड द स्पीड बिकम 20 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 वैगन अटैच कर दें तो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बन जाता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन द इंजन कैन कैरी। कितने वैगन वो इंजन कैरी कर सकता है जिसका स्पीड है इनिशियली 24 किलोमीटर पर आवर। आओ समझते हैं बात को कि पहले उसका स्पीड था 24 किलोमीटर पर आवर। जब 4 वैगन अटैच्ड किया गया तो उसका स्पीड होने लगा 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डिक्रीज इन स्पीड जो दिख रहा है भाई, वो कितना दिख रहा है? 4। बोलो हाँ या ना? 24 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। और डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। हम अगर ये मान लें कि नंबर ऑफ वैगन को हमने मान लिया W। बोलो ये रिलेशन समझ में आ रहा है यहां तक? तो आप जानते होंगे कि इस प्रोपोर्शन को अगर हम इक्वल लिखने लगे तो यहां पे समथिंग मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? और नंबर ऑफ वैगन कितना अटैच किया है हमने? 4। यानी कि k का वैल्यू क्या होगा भाई? 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 मीन्स 2। यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा 2। ये आया k का वैल्यू।
दैट मीन्स आप एक बात समझ सकते हैं कि डिक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू, नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। ये रिलेशन निकल करके आया। अब हमें अगर इंजन को स्टॉप करना है तो स्पीड को 24 से 20 नहीं बनाना है, बल्कि 24 से 0 बनाना है, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज कर देना है स्पीड को। यानी कि अब मुझे अगर इंजन को रोकना होगा तो डिक्रीज इन स्पीड शुड बी 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दिस मच इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। दो इसको काटेगा 12 में, यानी कि नंबर ऑफ वैगन दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 12 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट को हम इधर ला रहे, तो दैट इज 144। तो यहां से ये बात समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ वैगन दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर 144 आ रहा है यानी कि 144 वैगन अगर अटैच कर दें तो इंजन स्टॉप हो जाएगा। मगर आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना वैगन मैक्सिमम कैरी कर सकता है। तो 144 में अगर स्टॉप हो जाए इंजन तो जरूर मैक्सिमम कितना वैगन वो कैरी कर सकता है भाई, तो 143 वैगन कैरी कर सकता है। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। आज के क्लास का 7 सवाल देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 7 hours and second is consumed in 4 hours. Assuming that each candles burn at a constant rate, in how many hours after being lighted was the height of the first candle 4 times the height of the second candle? ट्रांसलेट करूं मैं अगर, तो कह रहा है दो कैंडल है जो सेम हाइट का है और दोनों को लाइट किया जाता है, जलाया जाता है सेम टाइम में। पहले को कंप्लीटली कंज्यूम होने में, जल के समाप्त हो जाने में 7 घंटे लगते हैं और दूसरे वाले को 4 घंटे लगते हैं। अगर आप ये मान के चलें कि दोनों कैंडल सेम स्पीड से जल रहा है, तो आपको बताना है कि जलने के कितने देर बाद फर्स्ट का हाइट और सेकंड के हाइट का रेशियो जो बचेगा वो 4:1 होना चाहिए। ठीक है, आओ प्रोसीड करते हैं। आज के क्लास का 7 सवाल। एक कैंडल है, उसको अगर जलने में 7 घंटा लगता है जबकि हाइट सेम है दोनों कैंडल का, तो जरूर 7 घंटे वाला कैंडल जरा मोटा होगा। ठीक है, उसका थिकनेस ज्यादा होगा। तो ये वो कैंडल है जिसको कंप्लीटली जल के खत्म होने में 7 घंटा लगता है, और ये वो दुबला पतला सा कैंडल है जिसको कंप्लीटली जल के खत्म होने में 4 घंटा लगता है। क्योंकि दोनों का हाइट सेम है भाई, दोनों का हाइट ही एच एच है, मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है जलने के कितने देर बाद फर्स्ट का हाइट और सेकंड के हाइट का रेशियो जो होगा वो 4:1 होगा। तो मैं ये कर लूं क्यों ना सबसे पहले कि इसके जलने का जो स्पीड है, पहले के जलने का जो स्पीड है, आप देखो इसे आप डिस्टेंस की तरह ले सकते हो, इसे आप टाइम की तरह ले सकते हो। यानी कि h डिस्टेंस को जलने में 7 आवर लगता है, तो स्पीड इज h/7। बोलो हाँ या ना। आप इसे कुछ भी यूनिट में मान सकते हो, किलोमीटर अगर है तो किलोमीटर पर आवर, खैर इसकी जरूरत नहीं है। और इसके जलने का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, h डिस्टेंस 4 घंटे में जल के खत्म हो जाता है, यानी कि h/4। दोनों का स्पीड निकल गया। अब मैं ये मान लेता हूं, एक बात मैं लिखता हूं, लेट, क्या मान लिया मैंने कि आफ्टर t आवर हाइट ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज टू हाइट ऑफ द सेकेंड कैंडल बी 4:1। क्लियर हो रहा है बात। तो t घंटे बाद इसका जो हाइट बचेगा, देखो t घंटे मैंने जलने दे दिया तो इसका जो हाइट बचेगा, आप समझो पहले हाइट कितना था h, कुछ खत्म हो जाएगा, कितना खत्म हो जाएगा, तो t घंटा चला है और चलने का जो स्पीड है वो h/7 है। यानी कि अगर मैं t घंटा पहले कैंडल को दे दूं तो t घंटे के बाद कैंडल का जो हाइट बचेगा वो ये बचेगा। आप इसको समझ लो, पहले कैंडल का हाइट पहले से h है और मैंने t घंटा चलने दिया, तो t घंटा अगर किसी को चलने दूंगा तो कितना चलेगा वो, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना मैंने माना है कि t घंटा चला है और स्पीड क्या है, h/7। यानी कि कितना चल लिया होगा, कितना जल लिया होगा, t इंटू h/7।
तो h हाइट में से t इंटू एच बाई 7 हाइट खत्म हो गया, तो बचा कितना, h माइनस टी इंटू एच बाई 7। बात क्लियर हो रहा है। सिमिलरली इस कैंडल का हाइट कितना बचेगा, इस कैंडल का भी हाइट h था, ये भी t घंटा चला है और उसका स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे h बाई 4, यानी कि इस कैंडल का जो हाइट t घंटा चलने के बाद बचेगा वो ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। तो इस हाइट और इस हाइट के बीच का रेशियो ही तो 4:1 है। तो वो हाइट क्या है मेरे भाई, h माइनस टी इंटू एच बाई 7 इज टू h माइनस टी इंटू एच बाई 4, और ये जो रेशियो है ये 4:1 है। सॉल्व करें अगर तो दिस इंटू दिस, यानी कि 4h माइनस टी इंटू एच बाई 4 इंटू 4, यानी कि बचेगा सिर्फ t इंटू एच, एंड दिस इज दिस इंटू 1, यानी कि h माइनस टी इंटू एच बाई 7। क्लियर हो रहा है बात। सॉल्व करें अगर इस लाइन को, तो सबसे पहले तो देखो h h h h h कॉमन गया लेफ्ट हैंड साइड से, h कॉमन गया राइट हैंड साइड से, सब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर मैं इस 1 को इधर लेके आऊं तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, और मैं इस t को उधर लेके जाऊं तो t माइनस टी बाई 7 जो कि होगा 6t बाई 7। क्लियर हो रहा है बात, t माइनस टी बाई 7 6t बाई 7। नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं हम कि ये 3 इसको काटेगा 2 में, यानी कि t इज योर 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3.5 आवर। तो आपसे यही पूछा गया था कि वो t जो आपने माना था वो क्या होगा, कि उस समय तक जलने के बाद पहला कैंडल का हाइट और सेकेंड कैंडल के हाइट के बीच का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा, जिसको आपने t माना था, याद करो, और उस t का वैल्यू आया 3.5 घंटा। यानी कि अगर दोनों कैंडल को हम 3.5 घंटा चलने के लिए दे दें या जलने के लिए दे दें, तो दोनों के बीच का हाइट वही होगा जो क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया है। क्लियर है बात। तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द ट्रेन के नेक्स्ट पार्ट में। अमूमन एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद ट्रेन खत्म हो जाएगा, बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट किसी और चैप्टर में। ठीक है। अगर आपको रियली मजा आ रहा है हमारे क्लास को अटेंड करके, तो प्लीज मोटिवेशन के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। ठीक है, चलते हैं गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा, टेक केयर।